Good morning. At the very outset, I would like to wish a happy birthday to Major Dhyan Chand and a great National Sports Day to all. Previously, it was said that if you play, you will spoil your life, but the situation is not the same. These days, parents encourage their children and allow them to play. They also take them to coaching in various sports from a very early stage. Sports and games not only gives you a good career but also keeps you physically and mentally agile and active for long. The love for sports is visible when India outperformed its previous performance and excelled by getting one gold, two silver, and four bronze medals in the recently concluded Tokyo Olympics and reached in top 50 countries. Our sports star in Olympic Games in 2021 were Mirabai Chanu, Lovelina, PV Sandhu, Ravi Kumar Bhatia, Bajrang Punia, and Neeraj Chopra. In individual games, an Indian hockey team male paid a real tribute to Major Dhyanchand by bringing a bronze medal after 41 years. Sports and games have special place in our lives as it helps in developing the team spirit and coordination among the players. KVS is also dedicated to the development of sports and games in the Vidyalayas by not only providing the infrastructure but also the forum where students can show their talents at national and SGFI levels. Today, on the birth anniversary of the great hockey legend, students, I just would like to reiterate that all of you should take sports and games and make it a part of your life. This will give you a new dimension and you will be balancing between studies and sports and games. Jai Hind. हेलो एवरीवन। सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की शुभकामनाएं। मैं सुनील डबास, पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी स्पोर्ट्स से, और आप सभी बच्चों को मैं स्पोर्ट्स से रूबरू कराना चाहती हूँ। आप वैसे तो बचपन से हर बच्चा खेलता आया है, लेकिन प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में आज बहुत कुछ नेम एंड फेम है। और सबसे बड़ी बात है कि हम स्पोर्ट्स में अपने देश का झंडा बुलंद करते हैं। हम अपने तिरंगे को किसी भी विश्व के किसी भी कंट्री में अपने तिरंगों को जब फहराते हैं, वो जो लम्हा होता है बहुत ही रोमांचित करने वाला होता है। इसलिए स्पोर्ट्स में आज ओलंपिक्स में देखो, खिलाड़ियों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। वैसे ही आप भी ओलंपिक तक जा सकते हैं। हर बच्चा जा सकता है। हर बच्चे के अंदर स्पार्किंग होती है। तो जरूरत है केवल खुद को जागृत करने की, तो जरूरत है अपने अंदर झांकने की। एक हर बच्चे के अंदर एक स्पार्किंग होती है, आग होती है, उसको जलाए रखने की, जिद और जुनून और पैशन की। मैं स्पोर्ट्स में जब बचपन से, मेरा एक छोटा सा गांव जहां पे स्पोर्ट्स था ना एजुकेशन थी, लेकिन वहां से जुनून और स्पार्किंग ने मुझे आगे बढ़ाया। स्पोर्ट्स वो चीज है, अगर आपने अपने अंदर कुछ ठान लिया और एक जिद पाल ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 ऐसे फलसफे बनाए हैं जिनके माध्यम से मैं आगे बढ़ती चली गई। सबसे पहले डिटरमिन योर गोल, अपना गोल निर्धारित कीजिए। देन डिवोशन टुवर्ड योर गोल, डेडिकेटेड टुवर्ड योर गोल। डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन, कई बार ऐसा होता है कि हम गिव अप की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करना है। आपको मोटिवेशन को इधर उधर से नहीं खरीदना है, खुद को मोटिवेट करना। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एनालिसिस। हम रोज हजारों गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। हमारी गलतियां जो है वो मिनिमाइज करनी है, हमें रेक्टिफाई करनी है, ताकि हम क्वालिटी की जो एम है उसको क्वालिटेटिव कर सके। आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स है, उसमें हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए फिटेस्ट होना पड़ेगा, तभी तो जो फिट है वही हिट है। और आप सभी बच्चे जो कोई भी फील्ड आप लें, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड है, हर एक फील्ड है वो डिवोशन और डेडिकेशन मांगता है, एंड खुद का एनालिसिस मांगता है और खुद को मोटिवेशन मांगता है। तो इसलिए डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेस। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि आज तो हमारी जो भारत की बेटियां हैं वो अपने गले में मंगलसूत्र पहनना बाद में पसंद करती हैं, सबसे पहले वो अपने गलों में मेडल डालना पसंद कर रही हैं। तो आज भारत की बेटियां पूरे विश्व में छाने लगी हैं, मंजिल उनके हाथ आने लगी है और दूर हो गए हैं उनकी जिंदगियों के अंधेरे, क्योंकि आज तो हर माँ बाप अपनी बेटियों पे इतराने लगे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप
मैं वैसे जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करती हूँ और माँ बाप को ही कहती हूँ कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर रखें। और आप भी अपना जो है पूरा हुनर तराशिए और आगे बढ़ते जाइए। ना इसमें बेटी कमजोर है ना बेटा कमजोर है, और दोनों का मेडल टैली में इक्वल वेट होता है। इसलिए जो भी ओलंपिक या एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स जहां भी हम मेडल जीत कर आए हैं, हमारी बेटियों ने भी उतने झंडे बुलंद किए हैं जितने हमारे बेटों ने। तो आज हमारी बेटियों ने अपने देश का जो है झंडा फहराया है और हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है उन बेटियों को सलाम करने के लिए, उन बेटियों को सैल्यूट करने के लिए। इसलिए आज हमारा हर बच्चा है वो हमारे खिलाड़ियों के नाम जानता है, और आज उन खिलाड़ियों ने हमारे देश का झंडा है वही देशों में बुलंद किया है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ खेल दिवस की और अपने स्पोर्ट्स डे की। और मैं स्पेशल प्रिंसिपल महोदय का और अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब बच्चों से रूबरू होने के लिए मुझे बुलाया और मुझसे इन बच्चों के लिए 2 शब्द आशीर्वचन बोलने के लिए कहा है। तो आप सब बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हॉकी जगत में भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की मौजूदा पीढ़ी जहां एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रशंसनीय प्रदर्शन दिखाती चली आ रही है, वहां भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स जैसे खेल कुंभ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर विश्व हॉकी इतिहास में सुनहरी पन्ने जोड़े हैं। भारतीय हॉकी आकाश के सितारों का जब जिक्र होता है तो जयपाल सिंह, रूप सिंह, एरिक पेनेगर, केडी सिंह बाबू, ऊधम सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, कर्नल इफ्तितार दारा, विजय पीटर, लेस्ली क्लॉडियस, शंकर लक्ष्मण, आर.एस. जेंटल, पृथ्वीपाल सिंह, अजीतपाल सिंह, कर्नल बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, सुरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह गर्चा, अशोक कुमार, सुरेंद्र सोढ़ी, प्रगट सिंह एवं धनराज पिल्ले का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। लेकिन कैप्टन ध्यानचंद हॉकी के इन सितारों में ध्रुव तारा बनके उभरते हैं। ध्यानचंद जी को भारतीय हॉकी का जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद के राजपूत घराने में हुआ। कुछ वर्षों बाद ये परिवार झांसी जा बसा और दादा ध्यानचंद ने बाकी का अधिकांश जीवन वहीं गुजारा। बचपन से ही ध्यानचंद जी को हॉकी से लगाव था। अपने छोटे भाई रूप सिंह और दूसरे साथियों के संग मोहल्ले की गलियों, घर की छतों और आसपास के ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर अपनी प्रिय खेल को खेलते रहे। मात्र 16 वर्ष की आयु में कैप्टन ध्यानचंद ने दिल्ली में एक सिपाही के तौर पर आर्मी में नौकरी शुरू की और वहां कड़ी मेहनत के साथ अपनी खेल को और निखारा। आखिर अप्रैल 1927 में वो पहली बार आर्मी की ओर से न्यूजीलैंड के दौरे पर गए और अपना खेल जादू दिखाना प्रारंभ किया। जब हिंदुस्तान की टीम गई न्यूजीलैंड खेलने के लिए तो एक लोकल टीम के साथ हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी और फर्स्ट हाफ में कोई गोल न कर सकी, जो कि दर्शकों को बड़ी हैरानी थी। वजह उसकी ये थी कि घास बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसा दादा ध्यानचंद ने अपनी किताब में गोल में लिखा है। तो बॉल को पास करना, एक दूसरे को देना बहुत मुश्किल था। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी न्यूजीलैंड में माओरीज़ की, वो लोग भी काफ़ी संख्या में मैच देखने आए थे और उन्होंने कुछ जादू टोना सा भी कर रखा था, जो पहले ज़माने में ये बहुत रिवाज था कई मुल्कों में। तो दादा ध्यानचंद रूप सिंह को जादू टोना की तो ना कोई नहीं परवाह थी, लेकिन घास की ज़्यादा परवाह थी। और फर्स्ट हाफ के बाद दादा ध्यानचंद और रूप सिंह ने ये बात की कि हम लोग को क्या करना चाहिए, एक गोल भी नहीं हुआ है, घास बहुत बड़ी है, कैसे खेलना चाहिए। तो दादा ध्यानचंद ने अपने भाई रूप सिंह से कहा कि हम लोग बॉल ऊपर ऊपर खेलेंगे, बॉल को ज़मीन पे ना ही आने दें। और ऐसे ही हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने किया। 5 गोल मारा उन्होंने लोकल टीम के खिलाफ सेकेंड हाफ में, और न्यूजीलैंड के लोग आश्चर्यजनक हो गए। 1928 में दादा ध्यानचंद एम्स्टर्डम में पहली ओलंपिक्स खेले और स्वर्ण पदक जीता।
लॉस एंजलिस में हुई 1932 की ओलंपिक्स में अमेरिका के होम ग्राउंड पर यूएसए को 24-1 से पराजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2 मार्च 1934 को वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने जिसने वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स में भाग लिया। अप्रैल 1935 में जब उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो भारत की टीम, जिसने कुल मिलाकर 584 गोल किए, उनमें से ध्यानचंद जी ने 201 गोल किए और उनके भाई रूप सिंह ने 185 गोल किए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में जर्मनी को फाइनल्स में करारी हार दी और हिटलर देखते रह गए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने लगभग 30 वर्ष तक भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक खेल खेला। जब फाइनल खेला हिंदुस्तान जर्मनी से हॉकी में, तो हिंदुस्तान ने शिकस्त दी जर्मनी को, और हिटलर साहब जो मैच देख रहे थे वो ये बात न देख सके, और उस दिन से हिटलर के दिमाग में ये बात आई कि मेरा ऐसा मानना कि वाइट एक सुपीरियर रेस है वो गलत है और बिल्कुल गलत है। तो वो इतने खुश हुए हिंदुस्तान की हॉकी टीम के खेल देख करके कि उन्होंने ध्यानचंद साहब और पूरी टीम को खाने पर बुलाया, उन्होंने न्योता दिया, हिंदुस्तान की टीम गई। और मैंने जब यहाँ पर ध्यानचंद साहब थे NIS में आए वो, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी एडोल्फ हिटलर से क्या बात हुई जब आप उनके आमने सामने थे। तो वो हंस करके बोले, उन्होंने कहा कि बात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसके आँख में आँख डाल करके देख भी नहीं सकता था, इतना खौफ था उनके चेहरे पर। तो मैं बहुत हंसा और वो खुद भी हंसे। I have known Dhyanchand, Major Dhyanchand I will call, for about 45 years, and from very close quarters, from very close nearness with him as a player, as a coach, as a selector of national hockey teams, and then ultimately as a friend. My appraisal about Mr. Dhyanchand is that first of all he was a very good human being, excellent human being. He was a very simple person in his lifestyle. There was no ostentation about him, nothing. He was not foppish. And then, because these qualities are normally not found in people who are recognized as heroes in a country, because of these qualities, he became more popular. Not only among the people of his own generation, but even the youngsters, even the older people who were senior to him in age. He was a very lovable man as a human being. I had never known him thinking of harming anybody, never. And he never lost temper on the ground and off the ground, never. He played against very tough European teams. He played against very tough American teams in those days, but he never lost temper and he never tried to hit anybody. Therefore, bad hockey, as he used to call playing foul is bad hockey, he always avoided and taught others and guided others to play fair hockey, because hockey should be very fair, and if one was trying to hit somebody, hockey is a weapon and it will hurt somebody, it will injure somebody, it will make somebody incapable of playing in future. This was a great merit. वर्ष 1961 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में भारतीय खेलों में नया अध्याय जोड़ने जा रहा था। इसी वर्ष इस आकर्षक स्थल पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेल अनुशासनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज का शुभारंभ हुआ। NIS पटियाला में इन कोर्सेज का उद्देश्य यह था कि हमारे कोचेज साइंटिफिक तरीके से शिक्षा ग्रहण करें और बाद में भारतीय खिलाड़ियों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए जोरदार ढंग से तैयार करें। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने विदेशों से निपुण कोचेस को नियुक्त किया। हॉकी के लिए कोच किसको लगाया जाए, ये एक प्रश्न था। जब ये डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए गए तो विदेशी कोचेस की सेवाएं जो थी वो हमने ली, पर हॉकी में क्योंकि देश की सुप्रीमेसी पहले ही मानी जा चुकी थी, तो ये तय हुआ कि हॉकी के लिए
एक ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को जो कि काफ़ी तजर्बा रखता हो और विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका हो, उसको कोच के रूप में यहाँ इन कोर्सेज को करवाने के लिए लिया जाए। तो उस समय दादा ध्यानचंद जी से बढ़कर कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसको इस कार्य के लिए चुना जाए। तो दादा ध्यानचंद जी को उस समय पहले ही वर्ष में इस संस्थान में चीफ हॉकी कोच के तौर पे रखा गया और उनके साथ ओलंपियन बालकिशन सिंह जी, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित हैं और जो कि 1980 में ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के कोच थे, उनको दादा ध्यानचंद जी के साथ अंडर स्टडी एज असिस्टेंट कोच उनको भी रखा गया। I was very lucky to be with Dada Dhyanchand for many years as his understudy assistant coach at NS पटियाला। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने ये दरख्तों के नीचे ये सारे जो हैं ये ग्राउंड, इनफैक्ट ये ग्राउंड हमने अपने हाथों से बनाई थी। पहले यहाँ पे एक छोटी सी ग्राउंड उधर होती थी, स्टार्ट विद 61 में तो शुरू ही हुआ था और 62 में तकरीबन हमने ये ग्राउंड अपने हाथों से बनाई थी और हमने बहुत टाइम यहाँ पे निकाला है। तो पूरा सारा दिन ही हम तो यहीं निकालते थे। तो उनके साथ रह के खैर सीखना तो है ही, बिकॉज हम लोग क्या बच्चों को सभी को जिसमें कुछ सीखना है तो यू नीड ए रोल मॉडल। तो दादा वाज एज ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, एज ए कोच, एज ए पर्सन, एज ए मैन। तो सबसे पहले तो मैं दादा का जो मैं समझता हूँ कि वो जो थे वो ही वाज द फादर ऑफ इंडियन हॉकी। अब इंडियन हॉकी क्यों कहते हैं? सभी कहते हैं कि इंडियन हॉकी है, ये है, तो हम इंडियन हॉकी इसको क्यों कहते हैं? हम ब्रिटिश हॉकी क्यों नहीं कहते या जर्मन हॉकी क्यों नहीं कहते? इंडियन हॉकी ये जो थी इसमें ये स्किलफुल हॉकी है। अभी भी लोग पाकिस्तान हॉकी नहीं कहते, वही पुरानी इंडियन हॉकी सब याद है सबको। और वो है हमारा स्टाइल ऑफ प्ले which is different than the European style of play. Their style is hitting and running, and our style is more based on skills, based on the mastery of skills. Actually, that's the right word I should use. तो दादा जो थे वो इंडियन हॉकी के मैं समझता हूँ कि फादर थे, क्योंकि उन्हीं से एक्चुअली जो सारी स्किल्स वो हुए, रूप सिंह हुए उनके ब्रदर, इन्हीं से ये इंडियन हॉकी की स्किल्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। और उसके पहले हॉकी खेली जाती थी लेकिन उस लेवल तक नहीं। और अपनी जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है जैसे मान लीजिए, तो ये भी उसी ज़माने में बनी थी। 1926 में हमारी आर्मी टीम पहली न्यूजीलैंड गई थी और न्यूजीलैंड की सक्सेस के बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन 1927 में बनी और 1928 में हमारी पहली ओलंपिक टीम गई थी एम्स्टरडैम और वहाँ से हमने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद भी गोल्ड मेडल हमने जीता। लेकिन ये जो इंडियन हॉकी जिसको हम स्किल्स कहते हैं वो ये लोगों ने डेवलप की। दादा ध्यानचंद दुनिया के सर्वोत्तम सेंटर फॉरवर्ड थे। उनके हाथ में हॉकी स्टिक जादू की छड़ी का रूप धारण करती थी। उनकी खेल शैली में कला कौशल, साहस और पूर्वाभास का अनूठा संगम था। He was always known that he had an eye at the back because he could see the whole field, and that I analyzed later what really it is. When working with him as a coach, I analyzed that before the ball comes to you, you should know where to pass the ball. That means you should study the surroundings before the ball comes to you, otherwise it's too late. You must know where the opponents are before the ball comes to you, where the opponents are, where your players are. Only then when you get the ball you can pass it. Otherwise, when you have the ball, you have no time to look where to pass the ball. So that is what he really meant by third eye. I analyzed it later and made it a theory. जिस वक्त मैं अपने स्कूल में पढ़ता था लाहौर, तो सुना करते थे कि ध्यानचंद जी ओलंपिक खिलाड़ी थे और उनको जादूगर कहा जाता था। तो हम भी मान जाते थे भाई हाँ वाकई शायद जादूगर ही होंगे।
लेकिन जैसे हम बड़े हुए, हॉकी सर्कल में आए, तो कॉलेज में चले गए, तो फिर उनके दर्शन भी हुए। और खुशकिस्मती ये है कि 1946 में मैं उनके साथ बगल में रहते थे, हम मेरे ब्रदर और वो दोनों साथ साथ उनके बंगले थे फिरोजपुर कैंट में। तो उनसे मुलाकात वहाँ पे हुई, उनकी खेल भी देखी, उनके साथ भी खेले। और लकीली वो मेरे कोच भी रहे हैं NAS पटियाले में, जबकि मैं कोर्स करने गया था कोचिंग का। तो वो मेरे कोच थे, नहायत आदमी इज़्ज़त वाले, और रिस्पेक्ट दूसरों के वो करते थे, ख़ुद भी करवाते थे। एंड वो जो मैंने देखा सिखलाई करते वक्त, उनका रिस्ट वर्क जो था, रिस्ट बहुत चौड़ी थी। और इसी तरह से उनकी कोई, जब वो स्टिक हॉकी खेलते थे तो उनकी स्टिक नहीं होती थी, वो रिस्ट से जोर लगाते थे। और उनका एक मुद्दा ये था कि गेम में उन्होंने सेंटर लाइन से लेकर 25 लाइन तक अगले की ग्राउंड में उन्होंने बॉल को कैरी नहीं करना, सिर्फ टच करके लेफ़्ट राइट या राइट आउट या लेफ़्ट आउट को फेंक देना है। और 25 लाइन के पहुँच कर फिर उनकी हॉकी में ऐसे जादू था, जैसे कि कहा जाता है, वो कंट्रोल करके खुद गोल कर देते थे। उन्होंने एक एक मैच में 10-10 गोल भी किए हैं। When he played in America, they thought probably, in Germany also, they thought probably there was some magic in his hockey stick, and they even changed his sticks. So that didn't matter much for Dhyan Chand was concerned. Any stick was as good for him as the one with which he was playing. So he was a magic man, like Don Bradman in cricket. Dhyan Chand was the same in hockey. Like Pele in football, he was the same in hockey. इस महानतम भारतीय हॉकी खिलाड़ी को चोटी के खेल प्रशिक्षक होने का जहां गर्व प्राप्त है, वहां वो ओलंपियन अशोक कुमार के पिता भी थे। विश्व विख्यात इस हॉकी जादूगर की याद जहां खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की धड़कन से जुड़ी है, वहां उनकी प्रतिमा को भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थलों में सजाया गया है। उनकी यादों को संग्रहालयों में उच्च स्थान दिया गया है। NIS पटियाला में उनके नाम पर खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल भी बनाया गया है। यह इंस्टीट्यूट जो है, इसको दादा ध्यानचंद पे बहुत गर्व है कि वो पहले कोच इस संस्थान में रहे। और इस तरीके से इस हॉस्टल का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया सन 1976 में, और 1977 में अगस्त में ये हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो गया। तब हमने फिर दादा ध्यानचंद जी को यहाँ आमंत्रित किया कि इस शुभ अवसर पर, जबकि उनके नाम से इस हॉस्टल का उद्घाटन होना है, तो वो भी इस समय यहाँ मौजूद रहें और बच्चों को आशीर्वाद दें। तब 29 अगस्त 1977 को उनके 72वें जन्मदिन पर इस हॉस्टल का उद्घाटन उनकी मौजूदगी में किया गया। यह इस संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात थी। क्यों न हो गर्व ऐसे भारत के महान सपूत पर। Hockey was in his blood, hockey was in his thought, hockey was in his action. उनके बाद मेरे ख्याल में या मेरे दिमाग के मुताबिक इतना अच्छा सेंटर फॉरवर्ड नहीं पैदा हो सका। He was a very satisfied man. कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी कभी, मतलब प्रॉब्लमें होती हैं, सभी को होती हैं, बट ही नेवर शोड इट एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टू द फुल। जैसे वो कहते हैं कि हम दादा रात को खाना खाया, उसके बाद उन्होंने बिलियर्ड भी खेलना है, फिर आके सोएंगे। आई मीन दैट टाइप ऑफ, अर्ली मॉर्निंग उठे 4 बजे फिशिंग के लिए चले गए संडे को। तो ही एन्जॉयड लाइफ, ही एन्जॉयड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड according to me, he was a very great soul and a great person. हॉकी जगत की इस महान विभूति को, उनकी खेल निष्ठा को, उनकी प्रशंसनीय खेल शैली को एवं हॉकी जादूगर दादा ध्यानचंद द्वारा भारत के लिए रचे गौरवमयी इतिहास को पूरा भारत नमन करता है। केंद्रीय विद्यालय AFS अर्जनगढ़, वहाँ के प्रिंसिपल मिसेस मधुबाला जी और वहाँ के PD मिस्टर श्रवण कुमार जी, सभी पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। 29 अगस्त, जो कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के लिए मनाया जाता है।
और उसी को हम पूरे हिंदुस्तान में खेल दिवस के रूप में पूरे धूमधाम के साथ मनाते हैं। मैं मोहम्मद यामीन, हॉकी कोच, झिलमिल हॉकी सेंटर, दिल्ली स्पोर्ट्स ब्रांच। मैं थोड़ा सा उनके जन्मदिन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। मेजर ध्यानचंद जी एक हॉकी में बहुत बड़ा नाम रहा है, जिन्होंने ओलंपिक में 1928 से लेकर 1932, 1936 लगातार 3 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए जीते। जब वो खेलते थे उनका गेम देखकर बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे और जर्मनी के हिटलर ने उनसे एक बार कहा था कि ये तो प्लेयर हॉकी का जादूगर है, और उनकी वो स्टिक भी तोड़ दी गई थी। तोड़ने का मकसद ये था कि उन्होंने स्टिक में शायद कुछ ऐसा लगाया हो कि बॉल उनसे चिपकी रहती थी, क्योंकि वो ड्रिबलिंग, रोलिंग इतना अच्छा करते थे कि बॉल उनकी स्टिक पे लगी रहती थी। तो हिटलर ने भी उनकी हॉकी तोड़ के देखी, देखो इसमें कोई मैग्नेट वगैरह तो नहीं लगाया गया है, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की थी अपने ग्राउंड पर, इतना पसीना बहा रखा था कि उनके स्किल के लिए उनको जादूगर बोला जाने लगा। और उन्हीं के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। आज हम वही सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हॉकी सीखने आए हैं, और आगे चल के मैं चाहता हूँ कि ये देश का नाम रोशन करें। ये जितने मेहनत करेंगे, ग्राउंड पर पसीना बहाएंगे, उन तक पहुँचने की कोशिश करें। जितनी फैसिलिटी हमें दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है और बच्चों को बढ़ाने के लिए, तो उनसे मोटिवेशन लेते हुए और भी बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं। मिस्टर सरदारा सिंह है हमारे, अभी ओलंपिक में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं कप्तान मनप्रीत के अंडर में, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिला है हॉकी के प्लेयर्स को, और बहुत ज़्यादा हॉकी प्लेयर आ रहे हैं खेलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय के सभी, कि वो अपने बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डालें। ज़रूरी नहीं कि हॉकी में डालो आप, जो भी बच्चा, जो भी जिस इंटरेस्ट का बच्चा है, जिस गेम में भी उसका इंटरेस्ट है, उसी स्कूल में उसी गेम्स में डालें और मेहनत कराएं। बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, जो स्टडी करता है वो दोनों काम कर सकता है। अगर वो टाइमिंग से अपना सेट करे तो वो स्पोर्ट्स भी अच्छे से खेल सकता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को एक किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालें, उसका टाइम। Very good. किस्मत कितनी है
कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू
बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो जल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना में यार प्रीत। वंदे
My name is Palak Kohli and I'm an international para-badminton athlete. I have transformed my disability into a super ability. Even if the world says that it's not possible, but you have to say it's possible and I'll show that. Just 18 years old, Palak is the only Indian badminton player to have qualified in 3 categories for the Tokyo Paralympics. She was born with an underdeveloped arm. Anybody who sees me for the very first time always asks me ki, what has happened to your hand? I used to say by birth. When I was a child, I didn't even knew what is the meaning of the word by birth. But I knew that I have to say this word. I never thought of taking any sports professionally. Whenever I stepped into any kind of sport, everywhere I used to hear that it's not a cup of my tea. Palak started training with her coach in 2017. 2 years later, she was winning world titles. Rising from nowhere and to coming up into top 6 and qualifying for Paralympics is something that was a long struggle, I would say as well. Palak has faced many setbacks and injuries, but her art has become her therapy. Sir told me to just make a note on one side the positive things that you have in your life and write down one side the negative things you have in your life. When I wrote it down, the negative parts, there were just 2-3 points, and that all 3 points were temporary. Palak got to meet her mother on a rare day off. सब कहते हैं ये पलक कोहली की मम्मी है, तो ये हमारे लिए मेरी जिंदगी का तो बहुत खुशी वाला पल होता है जब मैं बेटी का नाम सुन के एक माँ प्राउड बहुत फील करती है. The turnout that has happened in my life, I think that turnout can happen with anybody. There are a lot of opportunities in our way. We just need to be positive in order to grab those opportunities. That will take you to great heights. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड
यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा